हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर शो के अंतर्गत आज मैं सुपर 50 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। यह प्रस्तुति मार्गदर्शन आईएएस की है, यानी मार्गदर्शन आईएएस भाई अजीत सिंह के द्वारा डेली करंट अफेयर्स शो आपके समक्ष लेकर के आया जाता है। और साथ ही साथ आज का यह हमारा थर्ड एपिसोड है, क्योंकि मैं एपिसोड में बांट करके इसीलिए आप लोग के लिए करंट अफेयर्स लेकर के आता हूं, जिससे आप लोग के लिए यूनिक करंट अफेयर्स का सीरीज हो। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप एसएससी, रेलवे और बैंकिंग की भी तैयारी कर रहे हैं, और इसके अलावे अगर आप लोगों में से बिहार दरोगा, यूपी दरोगा, हरियाणा दरोगा यानी एसआई का एग्जामिनेशन देने वाले भी स्टूडेंट्स हो, देखो, मैं प्रत्येक दिन इन चीजों के विषय में आप लोगों से विशेष तौर पे मैं बातें इसीलिए कहता हूं, क्योंकि यह एक नया चैनल है, यूट्यूब चैनल है। और आप लोग अगर हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ेंगे, वीडियो को आप शेयर करेंगे, तो इससे क्या होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स शो से लाभ लेंगे। और जिन लोगों का करंट अफेयर्स कमजोर है, वे लोग 100% सिक्योर होकर के एग्जामिनेशन में बैठेंगे और अपने स्कोर को अप टू लेवल करेंगे और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों, आज मार्गदर्शन आईएएस आपके समक्ष पहला करंट अफेयर्स यह लेकर के आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने, आप ध्यान पूर्वक एक एक प्रश्न को देखोगे, विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको आंसर शेयर करूंगा। और पहला क्वेश्चन यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा निम्न में से किस आरक्षण को खारिज किया गया है। पहले प्रश्न को, क्वेश्चन को पहले समझना जरूरी होता है, देन आपको उसका आंसर देना होता है, ठीक है ना। पहले आपको प्रश्न को समझे, यानी क्या है। 2018 में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठा आरक्षण जो दिया गया था, उसी के संदर्भ में यह प्रश्न है। निश्चित रूप से पहला ए ऑप्शन आपके समक्ष यह है कि नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 50% मराठा आरक्षण की बात। बी ऑप्शन कहता है नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 70% आरक्षण की बात। और सी ऑप्शन कहता है नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 20% मराठा आरक्षण की बात। और साथ ही साथ डी ऑप्शन आपका कहता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। खारिज किसको कहा किया गया है, इसी को आपको आइडेंटिफाई करना है। यानी 10 सेकेंड आपके समक्ष समय है, 10 सेकेंड में आप अपने आंसर को लॉक करें। मैं निश्चित रूप से आंसर आपको शेयर करूंगा विथ एक्सप्लेनेशन, वृहद आधार पे मैं पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा। आप लोग आंसर चूज कर चुके होंगे, और आपका आंसर यह है कि जो लोग भी ऑप्शन ए को चूज किया है, दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बार बार बताने का प्रयास करता हूँ, चाहे आप यूपीएससी का ही एग्जामिनेशन दे रहे हो, या पीएससी का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या एसआई का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, या वनडे का एग्जामिनेशन कोई आप दे रहे हो, तो आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। बार बार इन चीजों का मैं जिक्र इसीलिए करता हूँ कि जब तक आपको उद्देश्य, यानी आपका लक्ष्य क्या है, और उस लक्ष्य की, जैसे महात्मा गांधी ने भी ये स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आपको साध्य के विषय में अगर पता है, तभी आप जो है ना पवित्र साधन अपना करके आप उस साध्य यानी गोल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं हमेशा आपके लक्ष्य को याद दिलाता रहता हूँ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका, यानी मेरे द्वारा यह जो करंट अफेयर्स शो है, इसका अगर वहां पे आप यूटिलाइज करते हो, और वहां पे अगर आप वहां पे प्रश्न सोल्व कर पाते हो, तो इसका मतलब है कि यह चैनल आपके जीवन को, यानी आपके गोल को अचीव करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। आप इसका तुलना प्रीवियस ईयर्स का पेपर लेकर के भी आप असेसमेंट कर सकते हैं। यानी पर्टिकुलर इस प्रश्न में आप देखोगे तो नौकरी और शिक्षण, यानी आपको नौकरी और शिक्षण संस्थानों, इंस्टीट्यूशंस में 50% से ज्यादा मराठा आरक्षण की बात जो की गई थी, रेस्ट जो आरक्षण था, उसको यह क्या किया है कि आपको सुप्रीम कोर्ट ने, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसने रिजेक्ट कर दिया है। क्योंकि एक चीज आप लोग जो भी स्टूडेंट्स उनको पता है, कहा गया है कि 50% से ज्यादा सीटें आरक्षित नहीं हो सकती है। ऐसा ही पूर्व में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक वर्डिक्ट में यह नियम बना चुका है, ठीक है ना। और इसको बाहर जा रहा था, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग, यानी जो लोग ये ऑप्शन को चूज किए होंगे, उनका 100% राइट आंसर है।
अगला इसका एक्सप्लेनेशन में बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मराठा समुदाय को शैक्षणिक और नौकरियों में 50% की सीमा के पार आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया और साफ रूप से कहा कि मराठा समुदाय के लोग शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर इतने पिछड़े भी नहीं है कि उन्हें आरक्षण के दायरे में लाया जा सके। यानी न तो मराठा समाज जो है ना बहुत ज्यादा पिछड़ा है और न ही सामाजिक रूप से वह बहुत ज्यादा पिछड़ा है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराठा आरक्षण है वह क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी असंवैधानिक है। और जो भी चीजें असंवैधानिक होती है उसको तत्काल प्रभाव से खारिज कर दिया जाता है, जैसा कि मराठा आरक्षण के साथ हुआ। अगला जो मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज में लेकर के आया है वह डिफेंस से रिलेटेड है। हल्के लड़ाकू विमान तेजस, जिसको एलसीए कहा जाता है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट जिसका फुल फॉर्म होता है, तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित किस वैज्ञानिक का 78 ईयर की उम्र में क्या हुआ है, निधन हो गया है, यानी डेथ हो गया है। आपके पास चार ऑप्शंस है। चार ऑप्शन में ए ऑप्शन कहता है राहुल सचदेवा, बी ऑप्शन आपका कहता है मानस बिहारी वर्मा, सी कहता है नंबी नारायण और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपके पास 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में अपने आंसर को आप लॉक करें। आंसर आप पहचान ले। प्रश्न पहले आप 2 बार पढ़ेंगे, कोई भी प्रश्न या आपका सिंपल प्रश्न हो यानी सरल भी प्रश्न है तो 2 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप ह्यूमन एरर ना आपसे हो जाए। क्योंकि आसान क्वेश्चन अगर ह्यूमन एरर आप कहते हैं तो ऐसे ही फाइट से आप बाहर हो सकते हैं। इसीलिए 2 बार प्रश्न को तेजी के साथ पढ़ें, एब्जॉर्ब करें, उसके बाद अपने उत्तर पे जाएं। जो लोग भी ऑप्शन, मैं उत्तर आप लोग को बता रहा हूं, जो लोग भी ऑप्शन बी के साथ गए हैं यानी जो मानस बिहारी वर्मा को जिन्होंने आंसर के रूप में चूज किया है उनका आंसर 100% सही है। यानी आंसर बी होगा आपका मानस बिहारी वर्मा, जिनका हाल ही में 78 ईयर के एज में निधन हो गया है। यह है आपका राइट आंसर। मानस बिहारी के कैरियर ऑप्शंस के विषय में, उनके अचीवमेंट के विषय में बताऊं तो देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान, देखो एलसीए, तेजस को आप क्या कहते हो, एलसीए कहते हो, यानी लाइट कॉम्बैट, लड़ाकू को कॉम्बैट कहा जाता है, एयरक्राफ्ट यानी तेजस बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर मानिक बिहारी वर्मा का निधन 4 मई 2021 को हो गया है। अगर यह निधन का डेट भी बीबीआई के अंतर्गत है, क्योंकि आगामी एग्जामिनेशन में आपको यह भी पूछा जा सकता है। डीआरडीओ बेंगलुरु में रक्षा वैज्ञानिक रहे डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा पूर्व राष्ट्रपति कलाम के सहयोगी रहे। साथ ही साथ लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में डॉक्टर वर्मा की महत्वपूर्ण और अतुलनीय भूमिका रही। उन्होंने रक्षा अनुसंधान संगठन में 35 ईयर काम किया था, यानी उन्होंने पूरी तरीके से देश सेवा में यानी डीआरडीओ के डीआरडीओ में या हैदराबाद में इनको इनका कार्यक्षेत्र था, बेंगलुरु में यह कार्यक्षेत्र के अंतर्गत 35 ईयर इन्होंने देश सेवा में यानी वैज्ञानिक के तौर पे देश सेवा में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। अगला जो प्रश्न आपके सामने है मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना, ध्यान पूर्वक आप लोग देखो, इसको अंडरलाइन भी कर लेना, लॉन्च किया गया है। इस तरह का मैं पहले भी बता चुका हूं, या तो आप देखोगे योजना और परियोजना से संबंधित, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित हो या स्टेट गवर्नमेंट से संबंधित हो, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और या यूटी से संबंधित हो। ठीक है ना दोस्तों, यानी कोई भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या आपको केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित योजना और परियोजना से भी प्रश्न पूछे जाने की प्रवृत्ति रही है। तो गोप बंधु परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ए ऑप्शन आपके सामने है उड़ीसा के द्वारा, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन दिल्ली और डी ऑप्शन तमिलनाडु।
आप लोगों को इन ऑप्शंस में से एक राइट आंसर है, इसको आपको चूज करना है और आपके समक्ष 10 सेकंड का समय है। 10 सेकंड में अपने आंसर को लॉक करें। तत्पश्चात मैं आप लोगों को आंसर पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आपने अपने आंसर के रूप में ऑप्शन ए को चूज किया है, यानी उड़ीसा को चूज किया है, जिसको ओडिशा अब नाम दिया जाता है, ओडिशा, जैसा कि ओडिशा बोला जाता है, ओडिशा को जिन लोगों ने चूज किया है एज ए आंसर, उनका 100% राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन के तहत मैं बताना चाहूँ तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में ओडिशा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड 19 योद्धा घोषित किया है। यानी पत्रकारिता, जो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है, और इसी के साथ में उड़ीसा सरकार, जो कि नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री है, उन्होंने कोविड 19 से निपटने में पत्रकारों की भूमिका को, यानी इंफॉर्मेशन प्रत्येक लोगों तक जागरूकता फैलाने में उनकी प्रबल भूमिका होती है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उनको कोविड 19 योद्धा घोषित किया। एक प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने कोविड 19 योद्धा पत्रकारों को घोषित किया है, इसीलिए यह भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में है। दोस्तों, यह 10 क्वेश्चन का आपका सीरीज होता है और मैं आप लोग का 25 से 30 मिनट समय, बहुत इंपॉर्टेंट समय आपका मैं लेता हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 50 प्लस प्रश्न मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करता हूँ। इसीलिए जल्द से जल्द जो लोग अभी तक मार्गदर्शन आईएएस बाय अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं किसी भी कारण से, वे एक बार जरूर, उनको अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और साथ ही साथ एक बार शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे पास उनके पास नोटिफिकेशन जाए और स्वयं हमारे साथ वो जुड़ जाए। दोस्तों, उड़ीसा सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य योजना के तहत दी गई, इसके साथ राज्य में 6500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा जो राज्य से संबंधित होंगे, और साथ ही साथ एक स्वास्थ्य बीमा योजना जो उड़ीसा सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो यह स्वास्थ्य से संबंधित बीमा योजना है। अगर आपका देहावसान होता है किसी भी कारण से, तो उसके एवज में राज्य सरकार आपको मदद करेगी। अगला जो प्रश्न करंट अफेयर सीरीज में आप लोग के लिए है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप बनाने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी हमारे साथ हमारी इस वीडियोस को जब कभी भी देखें तो बनाने का जरूर प्रयास करेंगे, अपने नॉलेज का असेसमेंट करेंगे, अपनी तैयारी को जज करेंगे, और साथ ही साथ आपने कितने गहराई से करंट अफेयर्स के ऊपर पकड़ बनाई है उसकी जांच करेंगे। पहला प्रश्न इसके सीरीज में यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ठीक है, किसने जुर्माना लगाया है? आरबीआई ने, जो भारत का प्रथम बैंक आप कहते हो, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका क्या कहता है? 2 करोड़ रुपए का। बी का कहता है 1 करोड़ रुपए का। सी कहता है 3 करोड़ रुपए का। डी कहता है 5 करोड़ रुपए का। आप लोग के पास 10 सेकंड का समय है निश्चित करने के लिए कि आप इसमें से ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा आंसर सही है। आप अपने आंसर को लॉक करें। तत्पश्चात मैं आप लोग को आंसर शेयर करूंगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। और यहाँ पे मार्गदर्शन आईएएस की एक विशेषता है कि एक प्रश्न बताने के दरमियान आप लोग को 4 से 5 प्रश्न डिस्कशन के द्वारा आपको तैयार कराया जाता है। यानी जो लोग भी पूरे डेडिकेशन के साथ अगर करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। दोस्तों, आंसर आ चुका है। जो लोग भी ऑप्शन सी को एज ए आंसर चूज किए हैं, 3 करोड़ रुपए, उनका आंसर क्या होता है? राइट होता है। यानी वे लोग सही उत्तर चूज कर चुके हैं। वृहद एक्सप्लेनेशन विश्लेषण के रूप में अगर मैं बात करूं, भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में
अपने निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यानी यहाँ पे एक प्रश्न आपका मोस्ट VVI आता है कि कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और किस बैंक पे लगाया गया है, तो आपको पता है आईसीआईसीआई बैंक पे लगाया गया है। यह भी एक प्रश्न के रूप में हो सकता है। और किस कारण के द्वारा लगाया गया है, तो बैंक पर यह मौद्रिक जुर्माना बैंक द्वारा वर्गीकरण, मूल्यांकन, निवेश पोर्टफोलियो के लिए प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो होते हैं पर अपने मास्टर सर्कुलर के संचालन के लिए निहित दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने के लिए लगाया गया है। यानी आईसीआईसी ने जो नॉर्म्स थे, जो न्यूनतम नॉर्म्स थे, उसको पूर्ति न करने के कारण आईसीआईसी पर आरबीआई ने 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला जो प्रश्न आपके समक्ष है, निम्न में से किस देश ने हाल ही में इबोला के 12वें संस्करण यानी 12वें प्रकोप की अंत की घोषणा की है। आप लोग को पता है जैसे अभी कोरोना महामारी से पूरा विश्व आतंकित है, उसी तरीके से एक समय जो है इबोला से भी पूरा तरीका से विश्व समुदाय डर के आगोश में था। ठीक है ना, इबोला वायरस जनित या ये भी वायरस जनित डिजीज है। और पूरी तरीके से इबोला का 12वें प्रकोप का एक देश ने अंत की घोषणा की है। वह पहला देश कौन है? रवांडा। बी कहता है केन्या, सी कहता है घाना और डी कहता है कांगो। दोस्तों 10 सेकंड में आप अपने आंसर को लॉक करें। 10 सेकंड के बाद मैं आप लोग को पूरे विस्तृत विश्लेषण के साथ आंसर शेयर करूंगा और आपको यह बताऊंगा कि इसके इबोला वायरस के विषय में सर्वप्रथम कहां से इसका ओरिजिन हुआ और किस तरीके से कौन से देश ने इसको अंत की 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा किया गया, किस देश के द्वारा। तो अभी तक मैं समझ रहा हूं आप लोगों ने अपने उत्तर को लॉक कर लिया है। दोस्तों जो भी मित्र दोस्त स्टूडेंट्स डी ऑप्शन को चूज किए हैं यानी कांगो देश को चूज किए हैं, उनका आंसर क्या होता है? राइट आंसर होता है, वे 100% सही है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन की जहां तक बात है, तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अभी हाल ही में इबोला के 12वें प्रकोप के अंत की घोषणा की है और साथ ही साथ इबोला के कारण उत्तरी कीवू के पूर्वी प्रांत में 6 लोगों की मौत हो गई थी। और वर्तमान में इबोला प्रकोप आनुवांशिक रूप से उस प्रकोप से जुड़ा हुआ था जो 2018 से लेकर के 2020 में हुआ था। और वर्तमान में गिनी भी इबोला महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरीके से भारत वर्तमान में कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ठीक उसी तरीके से इबोला की लड़ाई गिनी के द्वारा लड़ा जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं इबोला वायरस के विषय में और बताना चाहूँ, तो इबोला वायरस की खोज 1976 में की गई थी पश्चिमी अफ्रीका में। इबोला का 2014 से 2016 में सबसे बड़ा प्रकोप यानी उस समय इबोला का तांडव देखा गया था। कहाँ पे? पश्चिमी अफ्रीकी देशों में। ठीक है दोस्तों, आगे मैं अगला जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वह यह है आपके समक्ष। मैं वीडियोस को जल्दी समाप्त करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य होता है कि 15 से 20 मिनट ही आपका मैं लूं, लेकिन कभी भी मैं देखता हूं कि आपका 27 से लेकर के 30 मिनट तक वीडियोस हमारा जो है ना प्रत्येक चला जाता है। धीरे धीरे मैं कोशिश करके इसको 15 विदिन ए 15 मिनट में लाने का या 20 मिनट लाने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग जरूर वीडियोस को अंत तक, जो लोग भी डेडिकेशन के साथ करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, वीडियोस को लास्ट तक देखेंगे तभी उनके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा सुधार माना जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि वीडियोस को बीच में स्किप करेंगे तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हो सकता है कि आपसे लैग कर जाए, और वही अगर आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाए और बाद में आपको पता चला कि सर ने इसको विस्तृत चर्चा की थी, तो आपको अफसोस होगा। अगला जो प्रश्न है आपके समक्ष, मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा यूके स्थित यानी यूनाइटेड किंगडम स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी अनुमान को 2021-22 के लिए पहले के 11%
के अपने अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? यह बहुत मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। क्योंकि यह इकोनॉमी से है, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा, जो लोग भी बैंकिंग सेवा या अन्य एग्जामिनेशन यूपीएससी पीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह कभी भी अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। बर्कलेज वैश्विक विश्व में जाना माना संगठन है जिसके द्वारा हर एक देश का जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है, तो उसी के द्वारा भारत के जीडीपी का अनुमान लगाया गया है। दोस्तों, ए ऑप्शन आपका कहता है 9%, बी ऑप्शन कहता है 7%, सी ऑप्शन कहता है 10% और डी ऑप्शन कहता है 5%। आपके समक्ष 10 सेकंड का समय है, जैसा कि मैं प्रत्येक प्रश्न के उपरांत आप लोग को देता हूँ। 10 सेकंड में निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग लॉक कर चुके होंगे। जब मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा और पूरे विश्लेषण के साथ इस प्रश्न का उत्तर बताऊंगा, पहले आप लोग इसको लॉक कर ले, आंसर को चूज कर ले। आप में से जो लोग ऑप्शन सी के साथ, यानी ऑप्शन सी कहने का मतलब है 10% को जो लोग चूज किए हैं उनका आंसर 100% राइट है। और दोस्तों, प्रश्न के विश्लेषण के अंतर्गत मैं बात करूं तो ब्रिटेन स्थित वैश्विक ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज ने भारत के जीडीपी विकास अनुमान 2021-2022 के लिए अपने पहले के 11% यानी 11% परसेंटेज को घटा करके अब 10% कर दिया, यानी 1% इसने 1% डिक्रीज कर दिया है। और आपके मन में होगा कि किस कारण से, तो आप लोग को निश्चिंत हो जाइए कि यह अभी कोविड-19 का पीरियड चल रहा है और यह अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरी तरीके से दबाव बनाए हुए है। और न सिर्फ भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए तो इसका प्रभाव देखा जा रहा है। और वह प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों के ऊपर कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। इसीलिए वैश्विक फर्म बर्कलेज ने भारत के जीडीपी अनुमान को अपने पूर्व में दिए गए अनुमान 10% को घटा करके आपको 11% से घटा करके 10% कर दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा बर्कलेज ने फिनेंशियल 2021 में अर्थव्यवस्था के 7.6% के संकुचन का अनुमान लगाया है, ठीक है। दोस्तों, अगला जो प्रश्न है आपके लिए वह यह है कि विश्व अस्थमा, मैं आप लोगों को पहले से ही बता के रखता हूँ, स्टैटिक जीके जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का 100% बहुत अच्छा होता है। जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे वे लोग स्टैटिक जीके के महारथी होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। उनको बहुत सारा स्टैटिक जीके पता होगा। निश्चित रूप से विश्व अस्थमा दिवस, वर्ल्ड अस्थमा डे के विषय में पता होगा, तो आप लोग इसका 100% सही उत्तर देंगे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है हर साल मई के पहले सोमवार को, बी ऑप्शन है हर साल मई के पहले मंगलवार को, सी ऑप्शन है हर साल मई के पहले शुक्रवार को और डी ऑप्शन है हर साल मई के पहले शनिवार को। आप लोग इस तरह के भी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, 10 सेकंड में आप लोग बताएं, क्योंकि मुझे अनुमान है कि आप 5 सेकंड में इसके आंसर को चूज कर चुके होंगे, इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। निश्चित रूप से आपने सही पहचाना है, यानी ऑप्शन बी को जिन लोगों ने चूज किया है, यानी ऑप्शन बी हर साल मई के पहले मंगलवार, ठीक है, यह आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। और इसी के साथ आप 100% स्टैटिक जीके सही कर चुके हैं। और साथ ही साथ अस्थमा दिवस के विषय में मैं बताऊं तो हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और साथ ही साथ इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया है? पहला मंगलवार कब हुआ था? 4 मई को हुआ था। और यह दुनिया भर में अस्थमा के बीमारी के देखभाल के लिए जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, चाहे पृथ्वी दिवस हो, ओजोन दिवस हो, इस तरीके के बालिका दिवस हो, दिवस मनाने का एकमात्र उद्देश्य होता है, चाहे वो भारत हो या विश्व में कोई अन्य देश हो, यानी उस विषय वस्तु को पूरे जनमानस के जन जागरण के लिए, यानी उसके प्रति लोगों का एक जागरूकता फैले, इसी उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक उसी तरीके से आपको
वर्ल्ड अस्थमा डे भी मनाया जाता है। जबकि प्राथमिक ध्यान अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति के साथ साथ परिवार, दोस्तों की देखभाल और उनका समर्थन करना भी होता है। इसी के साथ अगला प्रश्न मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। यह भी स्टैटिक जीके का पार्ट है और यह है विश्व कला दिवस यानी वर्ल्ड आर्ट डे कब मनाया जाता है, स्टैटिक जीके का पार्ट है। इसको भी मैं मान के चलता हूँ 100% मेरे जो भी स्टूडेंट्स होंगे वे इसको 100% अब तक ये चयन कर चुके हैं उत्तर। यानी ए ऑप्शन है 15 अप्रैल, बी ऑप्शन है 25 मई, सी ऑप्शन है 12 अगस्त और डी ऑप्शन है 16 जनवरी। निश्चित रूप से आप लोग इसको सही कर चुके होंगे। 5 सेकंड का आपके पास समय है, जरूर आप लोग इसको आंसर चूज कर लें। आपने एकदम बिल्कुल सही आंसर को चूज किया है। आपका जो लोग भी ऑप्शन ए को चूज किए हैं उनका 100% यानी 15 अप्रैल 100% राइट उत्तर है 15 अप्रैल। इस प्रश्न के विश्लेषण के विषय में बताऊं तो हर साल 15 अप्रैल को दुनिया भर में वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। कला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिन को मनाने की प्रवृत्ति रही है और साथ ही साथ विश्व के कई ऐसे लोग हैं जो कला में रुचि रखते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से पूरे वैश्विक जनमानस में एक जागरूकता और कला के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के उद्देश्य से 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाना जाता है। ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है आपके समक्ष वह आपका आज का हो लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न यह है कि आप लोग इसको क्विज के रूप में लेंगे। आप लोग इसको निश्चित रूप से सही करेंगे क्योंकि यह प्रीवियस जो लोग भी मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, डेली मुझे वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे, उनको 100% यह प्रश्न आपको आता होगा क्योंकि यह पहले मैं इस प्रश्न का डिस्कस कर चुका हूँ। पाकिस्तान के किस बल्लेबाज ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को पछाड़कर आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त किया है? दोस्तों, जो लोग भी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए होंगे या थोड़ा बहुत खेल के प्रति नजरिया पॉजिटिव रखते हो उनको जरूर पता होगा। ए ऑप्शन है मोहम्मद रिजवान, बी ऑप्शन है शाहीन अफरीदी, सी ऑप्शन है बाबर आजम और डी ऑप्शन है मोहम्मद हाफिज। दोस्तों, अगर आप खेल में रुचि रखते हैं, मैं एक आपको घटनाक्रम बताने का प्रयास करता हूँ कि सही आंसर आप कैसे चूज कर सकते हो। अगर सपोज करो खुदा ना खास्ते यह प्रश्न आपके नजर से बच गया है, आपको नहीं पता है, तो आप अगर खेल में इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, देखो मोहम्मद रिजवान यह क्या है, विकेट कीपर है। ठीक है, यह विकेट कीपर है। शाहीन अफरीदी क्या है, वो पाकिस्तान का बॉलर है। नहीं, ये भी पाकिस्तान का विकेट कीपर है। बाबर आजम क्या है, ओपनिंग बैट्समैन है, बैट्समैन है। ठीक है। अब मोहम्मद हाफिज ये भी बैट्समैन है, पुराना खिलाड़ी है। ठीक है ना। तो अभी उभरता हुआ खिलाड़ी कौन है, तो आप चूज कर सकते हैं। यानी रिजवान को हटा सकते हैं, आप शाहीन अफरीदी को हटा सकते हैं और मोहम्मद हफीज को हटा सकते हैं। आंसर क्या हो गया आपका सी, बाबर आजम। ठीक है ना। इस तरीके से भी प्रश्न बनाया जाता है। अगर सपोज करो कि इसको कहा जाता है इलिमिनेशन मेथड कहा जाता है। यानी आप जो 4 ऑप्शन में अगर सपोज करो कि 2 ऑप्शन आप जानते हो कि 100% ये हो ही नहीं सकता है, उस दरमियान अगर 2 को हटा दोगे तो 50% प्रोबेबिलिटी तो बनेगी ना सही होने का। नहीं तो आपको 25% प्रोबेबिलिटी के साथ चलना होता है। इसीलिए 2 ऑप्शन हटा करके या 3 ऑप्शन हटा करके सपोज करो कि आपको बाबर आजम नहीं पता है, मोहम्मद रिजवान आप जानते हो इसको नहीं मिला है, शाहीन अफरीदी को नहीं मिला है, मोहम्मद हफीज को नहीं मिला है, तो अंततः का तो आपका ऑप्शन सी राइट। ठीक है ना। इस तरीके से आप प्रश्न सही कर सकते हो। दोस्तों, जो लोग भी यह प्रश्न आप लोग जानते हैं, निश्चित रूप से सी ऑप्शन है बाबर आजम राइट जो हो गया। और एक्सप्लेनेशन बताऊं तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम आईसीसी की ताजा वनडे रैंकिंग में भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को पछाड़ कर 1 नंबर का स्थान हासिल किया है। और आप पाकिस्तान में देखोगे तो पहले जहीर अब्बास भी हासिल कर चुके हैं, जावेद मियांदाद भी हासिल कर, मोहम्मद यूसुफ भी हासिल कर चुके हैं। यानी पाकिस्तान के यह क्रिकेटर हैं और सभी ने कभी ना कभी आपको फर्स्ट रैंकिंग आपको इनके द्वारा हासिल किया गया था। ठीक है ना। अभी वर्तमान में विराट कोहली को पछाड़ करके बाबर आजम ने यहाँ स्थान प्रतिष्ठा आईसीसी का प्राप्त किया हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ अगला जो प्रश्न है आपके लिए वह यह है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन, साथ ही साथ ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपए
सहायता देने की घोषणा की है। यह करंट अफेयर्स है। जो लोग भी न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह जो है ना डेली फॉलो करते होंगे उनको 100% यह प्रश्न आता होगा, क्योंकि यह करंट अफेयर्स से प्रश्न है। ए ऑप्शन है बिहार, बी है पंजाब, सी है दिल्ली और डी ऑप्शन है तमिलनाडु। ठीक है ना। आपके पास 5 सेकंड का समय है, अपने आंसर को आप लॉक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस प्रश्न को सही ही करें, क्योंकि यह बहुत ही आसान प्रश्न है। जो लोग भी आपको थोड़े से भी अच्छे स्टूडेंट होंगे और वो पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन रखते होंगे, यह प्रश्न उनको जरूर से जरूर आता होगा। आपने ठीक ही पहचाना, यानी जो लोग भी दिल्ली यानी सी ऑप्शन को चूज किए हैं उनका 100%, क्योंकि आपको पता होगा कि दिल्ली के चुनाव में आप लोग देख रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मुफ्त योजनाओं का भरमार करके और चुनाव जीतने में एक प्रमुख रूप से उनकी यह योजना सफल रही थी। तब से लेकर के विभिन्न सरकारों के द्वारा आपको मुफ्त अनाउंसमेंट करने की प्रवृत्ति रही है। वर्तमान में कोरोना काल है और इस दृष्टिकोण से केंद्र सरकार के द्वारा पहले से ही यह योजना अनाउंसमेंट किया हुआ योजना को फिर दिल्ली सरकार के द्वारा उसी योजना को अपने प्रारूप में पेश करने की कोशिश की गई है। इस लिए जो है ना केजरीवाल को जाना जाता है कि केजरीवाल हमेशा हर एक चीज जो है ना मुफ्त में बांटने के लिए ही सभी मुख्यमंत्रियों के लिए एक आदर्श के रूप में काम कर रहे हैं। और भारतीय पॉलिटिक्स इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है निकट भविष्य में। तत्काल में इस प्रश्न का अगर मैं एक्सप्लेनेशन करूं, तो दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए मुफ्त राशन एवं आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। और केजरीवाल ने 4 मई 2021 को कहा कि दिल्ली सरकार 72 लाख राशन कार्ड धारियों को 2 महीने का फ्री अनाज देगा। और यह आपको बता दूं कि पूरी तरीके से यह अनाउंसमेंट इसके पूर्व ही केंद्र सरकार ने के द्वारा किया जा चुका था। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली में जितने भी ऑटो और टैक्सी चालक हैं उनको 5,000 रुपए मदद मिलेगा। और यह बहुत कठिन दौर है और इसको यानी इस कोरोना का यह अभी सेकेंड वेव है और अभी भी वैज्ञानिकों के द्वारा और साइंसदानों के द्वारा यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यह थर्ड वेव भी आपको आने वाला है और यह और ज्यादा भयंकर होगा। इसीलिए पूरे केंद्र सरकार और पूरे राज्य सरकार यानी केंद्र सरकार की पूरी मशीनरी और राज्य सरकार की पूरी मशीनरी सभी दोनों को विश्व समुदाय के साथ मिल करके और कदम से कदम मिला करके इस वैश्विक महामारी का सामना करना चाहिए। ठीक है। मैं दोस्तों इसी के साथ वीडियोस को एंड करता हूँ। मैं डेली अफेयर्स करंट अफेयर्स का यह हमारा क्लास होता है। आप लोग अभी तक अगर मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह आपके उद्देश्य की पूर्ति में अपने गोल को जो गोल आपने सेट किया है उसकी पूर्ति में यह बहुत वाइडर रोल प्ले करेगा, ऐसा मेरा मानना है। और साथ ही साथ चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करो या बीपीएससी की तैयारी आप करते हो, यानी जहां भी अगर आप करंट अफेयर्स पाते हैं या अन्य सब्जेक्ट्स यानी ऑप्शनल से लेकर के जीएस की तैयारी अगर आप सीरियसली करना चाहते हैं, बहुत प्रमुखता के साथ करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि यह चैनल आपको क्या करेगा कि चैनल आपको निश्चित समय में आपकी तैयारी करवाएगा। और इसी के साथ आप लोग बहुत अच्छे ढंग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप लोग वीडियोस को देखें तो आप वीडियोस को लाइक कर दें और साथ ही साथ आप लोग शेयर जरूर कर दें कि वैसे स्टूडेंट्स भी ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़ जाएं। क्योंकि देखो होता क्या है कि जब तक स्टूडेंट्स हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे तो मेरा प्रयास असफल ही माना जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को आप शेयर करोगे, आपके द्वारा अगर एक दो चार स्टूडेंट्स भी अगर लाभान्वित होते हैं तो उसमें आपका योगदान भी माना जाएगा। इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं। मैं अजीत सिंह मार्गदर्शन आईएएस का आपका एडुकेटर। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक बार मिलेंगे इसी के साथ। जय हिंद।